अमेरिका के एक आर्ट डायरेक्टर हैं ली क्लो। वो कहते हैं कि एक्शन स्पीक लाउडर देन मीटिंग्स, यानी करनी मीटिंग से ज़्यादा ताकतवर होती हैं। मगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इसका ठीक उल्टा होता है। यहाँ पर कई बार मुद्दे से इतर की गतिविधियाँ ज़्यादा मायने रखती हैं, उनके निहितार्थ निकाले जाते हैं और फिर उसके आधार पर शतरंज की गोटियाँ खिसकाई जाती हैं। आज के दिन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है नॉर्थ कोरिया से। अमेरिकी मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक किम जोंग उन, जो कि नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर हैं, वो 2023 सितंबर में यानी इसी महीने रूस जा रहे हैं। वहाँ राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात होनी है। किम रूस को हथियार देने की पेशकश कर सकते हैं। इन हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन में हो सकता है। अगर सीधी नज़र से देखा जाए तो ये महज एक नेता का विदेशी दौरा है, आम बात है। एक ऐसा दौरा जिसकी फिलहाल आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही इसके मायने निकाले जाने लगे हैं। अमेरिका नाराज हो गया है, उसने धमकी जारी कर दी है। उसने कहा है कि अगर नॉर्थ कोरिया ने रूस को हथियार बेचे तो अंजाम बुरे होंगे। तो आज के शो में हम जानेंगे कि किम जोंग उन के रूस दौरे से क्या बदल सकता है, अमेरिका इस दौरे से पहले परेशान क्यों हो रहा है और नॉर्थ कोरिया रूस संबंधों का इतिहास क्या है इन दोनों देशों का। नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप सरदार है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज कहानी किम जोंग उन के रूस दौरे की। 4 सितंबर 2023 को अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से खबर ब्रेक की। लिखा कि किम जोंग उन और पुतिन रूस में मिलने की योजना बना रहे हैं और हथियारों की डील पर चर्चा हो सकती है। बात निकली तो ब्रेकिंग न्यूज़ तक पहुंची, बज़ बना, चर्चा चलने लगी कि अगर डील हो गई तो क्या होगा, रूस यूक्रेन युद्ध पर इसका असर क्या होगा और नॉर्थ कोरिया के पड़ोसी और अमेरिका के दोस्त चीन और जापान की मुश्किलें कितनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। वैसे ये सवाल पहली बार नहीं उठ रहे हैं। रूस सोवियत संघ के दौर में ही नॉर्थ कोरिया का करीबी देश रहा है। हम दुनियादारी में पहले भी नॉर्थ कोरिया और रूस के रिश्तों का इतिहास बता चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए एकदम ब्रीफ में फिर से बता देते हैं। साल 1904 नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक थे। ये पूरा इलाका कोरियन पेनिनसुला या कोरियाई द्वीप के नाम से जाना जाता था। पेनिनसुला ऐसे ज़मीनी इलाके को कहते हैं जिसका 3 हिस्सा पानी से घिरा हो। 1904 में कोरियन पेनिनसुला पर कब्जे के लिए रूस और जापान में लड़ाई हुई। इसमें जापान जीता। 1910 में पूरे पेनिनसुला पर जापान का कब्जा हो गया और कब्जा अगस्त 1945 तक बरकरार रहा। फिर परमाणु बम गिरे और जापान को सरेंडर करना पड़ा। उसे कोरियन पेनिनसुला को छोड़ना पड़ा और उसके जाते ही विजेता देशों ने कब्जा कर लिया। जापान को हराने में अमेरिका के अलावा सोवियत संघ ने भी अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए दोनों ने आधे आधे हिस्से को अपने कंट्रोल में ले लिया। नॉर्थ की तरफ सोवियत संघ था, साउथ में अमेरिकी सैनिक तैनात थे। दोनों तरफ के निर्णायक लोग पूरे कोरिया पर अपना दावा पेश कर रहे थे। यूएन में भी मामला नहीं सुलझा। फिर 1948 में यूएन की निगरानी में साउथ में चुनाव कराए गए। नॉर्थ ने इसका बायकॉट किया, नतीजा मानने से मना कर दिया। 15 अगस्त 1948 को साउथ वालों ने रिपब्लिक ऑफ कोरिया की नींव रखी और ये आगे चलकर साउथ कोरिया कहलाया। 9 सितंबर 1948 को नॉर्थ में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया की स्थापना की गई। इसे हम नॉर्थ कोरिया के नाम से जानते हैं। 1950 में नॉर्थ कोरिया ने पूरे कोरिया पर कब्जे के इरादे से हमला किया। कोरियन वॉर शुरू हुआ। नॉर्थ कोरिया की तरफ से सोवियत संघ और चीन ने सेनाएं भेजी। साउथ कोरिया की मदद अमेरिका ने की और 25 लाख से ज़्यादा लोग इस युद्ध में मारे गए। कोई नतीजा नहीं निकला। 1953 में संघर्ष विराम हो गया, मगर कभी औपचारिक तौर पर यह युद्ध खत्म नहीं हुआ। नॉर्थ और साउथ कोरिया बटे रहे। युद्ध दोबारा शुरू होने की आशंका आज भी बनी रहती है। इसी वजह से अमेरिका ने साउथ कोरिया से अपने सैनिकों को पूरी तरह से कभी नहीं निकाला। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक 2021 में साउथ कोरिया में अमेरिका के 28,000 सैनिक तैनात थे। इस आंकड़े से आप वहाँ की स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अमेरिका ने साउथ कोरिया की हर तरह से मदद की है, वो उनके धड़े का पार्ट बन गया है। नॉर्थ कोरिया की सरकार कम्युनिस्ट सरकार थी, तो उन्हें सोवियत संघ का साथ मिला। 1961 में दोनों के बीच मित्रता संधि हुई। सोवियत संघ ने हमले की स्थिति में सुरक्षा का भरोसा दिया और फिर 1980 के दशक में सोवियत संघ में निज़ाम बदल गया, साथ में नीयत भी। मिखाइल गोर्बाचोव ने कोल्ड वॉर खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ाए, पश्चिमी देशों के साथ संबंध स्थापित करने की कोशिश की। 1990 में साउथ कोरिया को मान्यता दे दी। उससे पहले तक सोवियत संघ नॉर्थ कोरिया को एकीकृत कोरिया का हकदार मानता था। 1991 में सोवियत संघ का पतन हो गया।
उसकी विरासत रूस के पास आ गई। 1995 में रूस ने 1961 वाली मित्रता संधि भी तोड़ दी। इससे दोनों देशों के रिश्तों में खटास आ गई। जब पुतिन सत्ता में आए तो उन्होंने रिश्ता संभालने का जिम्मा लिया। 2000 में राष्ट्रपति बनने के कुछ समय बाद नॉर्थ कोरिया का दौरा करने वो पहुंच गए और ऐसा करने वाले वो पहले रूसी नेता बने। नए सिरे से उन्होंने मित्रता संधि की। दोनों नेताओं ने सैन्य समझौतों पर दस्तखत भी किए। फिर नॉर्थ कोरिया के लीडर उन दिनों किम जोंग इल हुआ करते थे और उन्हें रूस आने का व्लादिमीर पुतिन ने न्योता दिया। 2009 में किम जोंग इल की मौत हो गई। सत्ता उनके बेटे किम जोंग उन के पास आई। किम जोंग उन को आगे हम सिर्फ किम के नाम से बुलाएंगे। किम युवा थे, उनकी पढ़ाई लिखाई स्विट्जरलैंड में हुई थी। अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठान को लगा कि ये लड़का नॉर्थ कोरिया को संभाल नहीं पाएगा। वे किम के वंश का खत्म होने का इंतजार करने लगे। उस दौर में भी रूस ने किम पर भरोसा दिखाया, रिश्ते बरकरार रखे। 2014 में रूस ने नॉर्थ कोरिया पर बकाए कर्ज का 90% हिस्सा माफ कर दिया। ये कर्ज सोवियत यूनियन के ज़माने में लिया गया था। 2019 में किम जोंग उन ने रूस की यात्रा की थी, पुतिन से भी मिले थे। दावा किया जाता है कि ये किम की आखिरी विदेश यात्रा थी। उसके बाद उन्होंने किसी देश का दौरा नहीं किया। हालांकि अफवाह ये भी उड़ती है कि किम की मैक्सिमम फॉरेन ट्रिप्स सीक्रेट होती हैं, इसलिए कोई दावा करना गलत होगा। अगर सितंबर 2023 में वो रूस जाते हैं तो उपलब्ध रिकॉर्ड के हिसाब से ये कोरोना महामारी के बाद उनका पहला विदेशी दौरा होगा। पिछले कुछ समय से खबर ये चल रही थी कि नॉर्थ कोरिया भुखमरी और अकाल का सामना कर रहा है। क्या इस दौरे को नॉर्थ कोरिया के बिगड़ते हालात से जोड़कर देखना चाहिए या देखा जा सकता है नॉर्थ कोरिया को रूस से क्या मिल सकता है? ये सवाल हमने पूछा जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रशियन स्टडीज के प्रोफेसर डॉक्टर अमिताभ सिंह से। देखिए, नॉर्थ कोरिया, इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ बहुत प्रॉब्लम है। जैसे कोविड महामारी थी तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि कोविड महामारी है, वो उसको फ्लू कहते रह गए। अंत तक उन्होंने फ्लू कहा और ये भी कहा कि इससे काफी लोग मरे हैं, हजारों की तादाद में लोग मरे हैं, लेकिन वो कोविड-19 की संज्ञा देने से ही चक रहे थे। तो नॉर्थ कोरिया और ऐसा एक क्लोज सोसाइटी है, काफी प्रॉब्लम है इनके अंदर, जो डिफेक्टर्स हैं वो बताते हैं या इंटेलिजेंस सोर्सेस से जो पता चलता है। नॉर्थ कोरिया के लीडर का इस समय रूस जाना सामरिक दृष्टि से दोनों के लिए फायदेमंद है, दोनों एक दूसरे के लिए फायदेमंद होंगे। और किम जोंग उन के अभी कोई जैसा मैंने कहा सपोर्टर्स नहीं है या राष्ट्र ऐसे नहीं है जो उनका सपोर्ट करे, तो वो जितना भी ज्यादा संभव हो वो सपोर्ट जुटाना चाहते हैं। दूसरे, उनके यहाँ अकाल, जैसे कहा मैंने, अकाल है, कैश की कमी है और जो प्रॉब्लम्स है बाहरी दुनिया को जो हमें और आपको नहीं पता है, वो प्रॉब्लम्स वहां सचमुच एग्जिस्ट करती हैं। तो वो ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहते हैं। हम सब जानते हैं रूस में वीट या फूड ग्रेन बहुत ज्यादा होती है। अगर वो अफ्रीका को फ्री देने के लिए तैयार हो सकता है तो नॉर्थ कोरिया को भी शस्त्रार्थों के एक्सचेंज में, बाटर में वो दे सकता है। तो इस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन किम जोंग उन सिर्फ दो ही राज्य जाते हैं, लोग बताते हैं। एक है चीन, जहां वो बहुत दिनों से नहीं गए हैं या उनको बुलाया नहीं गया है, और दूसरा है रूस। तो और ऐसे समय में वो अपनी दोस्ती भी दिखाना चाहते हैं, अपनी निष्ठा दिखाना चाहते हैं। और ये एक तरह का, अगर हम यूं कहें तो चीन, रूस और ताइवान, क्षमा करें, तो चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया का एक नेक्सस बनता जा रहा है। और उस नेक्सस के गाहे बगाहे ये तीनों पार्ट होते जा रहे हैं। लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि जो दिखता है उतना संभव नहीं है, लेकिन इनकी दोस्ती आगे बढ़ रही है। ये कितनी दूर तक आगे जाएगी, मुझे नहीं लगता है कि रूस कभी इसके लिए तैयार होगा कि उसके एक बॉर्डरिंग कंट्री जिससे बॉर्डर की सीमा मिलती है, उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब हो और न्यूक्लियर मिसाइल हो, क्योंकि अल्टीमेटली थ्रेटेंड वो भी होगा। और जिस तरह के रिजीम है जो वन मैन और डिक्टेटरशिप है, तो वहां ऐसी व्यवस्था में कोई इस सेटअप में कोई नॉर्थ कोरिया से दोस्ती नहीं करना चाहे। किम के संभावित दौरे का जो सबसे बड़ा पहलू है, उसका सिरा रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ता है। नॉर्थ कोरिया शुरुआत से ही रूस का समर्थन कर रहा है। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ा। नॉर्थ कोरिया ने दोस्ती के नाते रूस का समर्थन किया। फिर दो ऐसी बड़ी घटनाएं हुई जिसने दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत किए। पहली घटना थी व्लादिमीर पुतिन की चिट्ठी।
यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन ने किम को एक चिट्ठी लिखी जिसमें दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत बनाने का वादा किया गया। किम ने भी जवाब देते हुए कहा कि हमारे संबंध सबसे बेहतर दौर में हैं। और दूसरी घटना दोनेश्क और लुहांस्क में रूस के कब्जे से जुड़ी थी। नॉर्थ कोरिया रूस के कब्जे को मान्यता देने वाले चुनिंदा देशों में से था। सितंबर 2022 में ही अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर आरोप लगाए कि वो बड़ी संख्या में रूस को रॉकेट और गोला बारूद बेच रहा है और इसका इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ किया जा रहा है। रूस और नॉर्थ कोरिया ने आरोपों से इनकार किया, लेकिन हथियार बेचने का शक नॉर्थ कोरिया पर बना रहा। इस शक को और मजबूत किया रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु की नॉर्थ कोरिया विजिट ने। 26 जुलाई 2023 को शोइगु नॉर्थ कोरिया पहुंच गए। किम ने रूस के साथ चीन को भी न्योता दिया था और चीनी अधिकारी भी वहां पहुंचे थे। कोविड महामारी के बाद पहली बार कोई विदेशी मेहमान नॉर्थ कोरिया आ रहा था, इसलिए भी इस दौरे पर नजर पूरी दुनिया ने बनाई हुई थी। इस दौरे की कई तस्वीरें सामने आईं जिनमें किम रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को हथियार दिखाते हुए नजर आ रहे थे। एक बार फिर अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज ने रूस पर नॉर्थ कोरिया से हथियार खरीदने के आरोप लगाए, लेकिन दोनों ही देशों ने ये आरोप खारिज कर दिए। रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने इस दौरे में चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया को मिलकर मिलिट्री ड्रिल करने का आइडिया भी दिया था। सनद रहे कि कुछ समय पहले जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका ने मिलकर भी एक ऐसी ही मिलिट्री ड्रिल की थी। इस दौरे के महीने भर बाद ही खबर आई है कि किम जोंग उन अब खुद रूस की यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं। इस यात्रा को लेकर और क्या क्या कहा जा रहा है, पॉइंट्स में जान लेते हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने जानकारी दी है कि ये यात्रा 10 से 13 सितंबर के बीच हो सकती है। पुतिन और किम ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में भाग लेने के लिए रूस के व्लादिवोस्तोक में मिलेंगे। किम नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग से अपनी विशेष ट्रेन में सफर करेंगे। दोनों शहरों के बीच की दूरी 680 किलोमीटर है। इस मीटिंग में पुतिन किम को हथियारों की डील के लिए मनाएंगे। रूस नॉर्थ कोरिया से एंटी टैंक मिसाइलें, तोप, बारूदें और रॉकेट खरीद सकता है। यह भी अंदेशा जताया गया है कि किम इसके बदले पुतिन से उपग्रहों और परमाणु संचालित पनडुब्बियों के लिए उन्नत तकनीक की मांग कर सकते हैं। इस खबर के सामने आने के बाद अमेरिका और साउथ कोरिया ने चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि ऐसी डील से इलाके में अस्थिरता बढ़ सकती है। व्हाइट हाउस ने इस मसले पर बयान जारी किया है और ये कहा है कि हम नॉर्थ कोरिया से आग्रह करते हैं कि वो रूस के साथ अपने हथियार बेचने की बातचीत को बंद कर दें और इसको लेकर सार्वजनिक नियम कानूनों का पालन करें। अगर नॉर्थ कोरिया ऐसा नहीं करेगा तो उसे प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। शो रिकॉर्ड करते समय तक नॉर्थ कोरिया या रूस ने इस संभावित दौरे के बारे में कोई बयान नहीं दिया है। आपने नॉर्थ कोरिया और रूस के रिश्तों का इतिहास समझा, पुतिन और किम की पक्की दोस्ती की वजह जानी और हम इस संभावित यात्रा में होने वाले हथियारों की डील के बारे में भी आपको बता चुके हैं। अब इसकी वजह भी जान लेते हैं। 4 बड़ी वजह हैं। पहली, नॉर्थ कोरिया की निजी ज़रूरत। नॉर्थ कोरिया फूड शॉर्टेज की समस्या से जूझ रहा है, यानी खाने की कमी से। उसने ज़्यादातर देशों से पंगा ले रखा है। हाल ही में आई बाढ़ से उसका और भी ज़्यादा नुकसान हुआ है। चीन और रूस से खाने की पूर्ति होती है। जानकारों का मानना है कि इस डील के बदले में किम पुतिन से फूड सप्लाई और ईंधन की मांग कर सकते हैं। दूसरी वजह है परमाणु टेक्नोलॉजी से जुड़ी। ये बात जग जाहिर है कि नॉर्थ कोरिया लंबे समय से परमाणु हथियार विकसित करने के चक्कर में लगा है। जानकार मानते हैं कि वो रूस से इन हथियारों के बदले परमाणु टेक्नोलॉजी की मांग कर सकता है। इसमें परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी भी शामिल है। तीसरी वजह राजनयिक समर्थन से जुड़ी है। नॉर्थ कोरिया उन चंद देशों में से है जो यूक्रेन युद्ध के बाद भी रूस का समर्थन कर रहा है। उसने यूएन में भी रूस के पक्ष में वोटिंग की है। इस समर्थन का असली कारण क्या है? देखिए, अगर आप नॉर्थ कोरिया और रूस का की रिलेशनशिप की ट्रेजेक्टरी देखें तो जब तक येल्सिन थे उन्होंने नॉर्थ कोरिया से कोई संबंध नहीं रखा था, क्योंकि 90 दशक के पूर्वार्ध में नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर टेस्ट शुरू किया था। जो उनके पिता थे अभी किम जोंग उन के पिता किम इल सुंग, तो उनके समय में ये हुआ था। उसके बाद से येल्सिन के जब तक थे पावर में या अब कंट्रोल में, तब तक उन्होंने कोई संबंध नहीं रखा। लेकिन पहली बार जब 99 में पुतिन प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बनने के पहले वो कुछ महीनों तो प्रधानमंत्री भी थे, तो प्रधानमंत्री भी तो उन्होंने संबंध स्थापित किया। और 2000 में नॉर्थ कोरिया पुतिन की यात्रा हुई पहली बार। कोई पहले इम्पोर्टेंट व्यक्ति का रूस से नॉर्थ कोरिया आना। लेकिन नॉर्थ कोरिया के खिलाफ उसके न्यूक्लियर और मिसाइल
गतिविधियों के खिलाफ यूएन के जितने भी सैंक्शंस हुए हैं या यूएन के जितने भी रेजोल्यूशन हैं उसका समर्थन किया है नॉर्थ कोरिया के विरोध में रूस ने। तो ये कंक्लूसिवली ये कह देना कि ये दोनों बहुत अच्छे संबंध हैं और पहले भी बहुत अच्छे संबंध थे, ऐसा नहीं है। और चीन ने भी इसका विरोध किया था। तो ये और ये जानते हैं, रूस ये कहता भी है, कई कई मंचों पे उसने कहा है कि इससे साउथ ईस्ट एशिया का या ईस्ट एशिया की सामरिक स्थिति या सामरिक संतुलन पर असर पड़ेगा। तो और साउथ कोरिया से भी रूस के अच्छे संबंध थे यूक्रेन युद्ध के पहले, यानी बहुत बुरे संबंध भी नहीं थे। तो इसके चलते भी वो एक बैलेंस बना के चलना चाहता है। लेकिन जो परिस्थितियां अभी हो गई हैं उस परिस्थितियों में अगर आप पहले भी देखें तो 2019 में वर्तमान शासक जो नॉर्थ कोरिया के हैं किम जोंग उन, वो पहली बार रूस गए थे ट्रेन से, बुलेट प्रूफ ट्रेन से। व्लादिवोस्तोक में मीटिंग हुई थी। तो ऐसा कुछ इस बार भी हो सकता है और इससे नकारा नहीं जा सकता है कि इस समय रूस को दोस्तों की कमी पड़ रही है। दोस्तों से ज्यादा उनके दोस्त ऐसे मिले जो इस युद्ध में उनका सहयोग करें। लेकिन मुझे पर्सनली ये लगता है कि ये ज्यादातर एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। चौथी वजह नॉर्थ कोरिया के वेपन स्टॉक से जुड़ी है, हथियारों के जखीरे से। नॉर्थ कोरिया के पास तोप और रॉकेट्स का बड़ा भंडार मौजूद है। ऐसे में वो आसानी से रूस के साथ हथियारों की डील करके मनमाने दामों पर अपने हथियार बेच सकता है। इससे वो एक बड़े फायदे के सौदे की तरह देख रहा है। लेकिन ये नौबत क्यों आई? ये नौबत क्यों आई कि रूस को नॉर्थ कोरिया के हथियारों पर आश्रित होना पड़ा? सुनिए। देखिए, पहली चीज तो ये सिर्फ अमेरिका से रिपोर्ट आई है और क्रेमलिन ने इस पर अपना कमेंट देने से मना किया है। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि रूस और नॉर्थ कोरिया के जो संबंध हैं वो स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल होते जा रहे हैं। ये मेरा मानना है। इसके पहले भी न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी 2022 जुलाई की एक न्यूज थी जिसमें कहा गया था कि मिलियंस ऑफ आर्टिलरी शेल्स, यानी करीब दसों दसों लाख तोप के गोले नॉर्थ कोरिया ने रूस को बेचा है इस युद्ध के दौरान। और हम सब जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच काफी क्लोज आ गए, क्योंकि डोनेट्स्क और लुहांस्क को जब इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया था पुतिन ने, तो सिर्फ सीरिया और नॉर्थ कोरिया ही दो स्टेट थे जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया था। तो इनके संबंध अच्छे हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगर वो हथियार खरीद बेच शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह युद्ध बढ़ता जा रहा है, जो लग रहा है कि अब काफी दिनों तक चलेगा, जाहिर है हथियार और गोला बारूद की कमी सारे पक्षों को हो रही है। यूक्रेन को भी हो रही है, उसकी भरपाई नेटो कर रहा है और नेटो नहीं करने के चलते उसके कई सारे क्लस्टर म्यूनिशन और ऐसे हथियार दे रहा है जो अदरवाइज वॉर में प्रोहिबिटेड है। तो उस संबंध से भी अगर आप देखें तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि ऐसे संबंध इनके होते जा रहे हैं कि ये हथियारों की खरीद बिक्री कर सकते हैं। लेकिन अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है। इसके पहले हमने देखा इसी साल जुलाई में शर्गेई शोइगु वहां गए थे उनके आर्मिस्टिस डे को सेलिब्रेट करने, जो उनका नेशनल डे होता है। तो और उस समय भी उनको हथियारों के गोदाम में या ऐसे जगह पे जो पिक्चर्स आई हैं, फोटोज आई हैं, उसमें लग रहा है कि उनको दिखाया गया है। तो मुझे लगता है कि ऐसी बात होगी और बात आगे भी बढ़ेगी। अगर ये डील हो जाती है तो इसका रूस यूक्रेन युद्ध और बाकी जियोपॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा? नॉर्थ कोरिया ऐसे भी अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में ज्यादातर राष्ट्रों द्वारा बहिष्कृत है। तो नॉर्थ कोरिया पर बहुत असर तो पड़ने वाला नहीं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा बैकर है चीन, जो एक स्ट्रैटेजिक बैलेंस बना के चलता है अपने रिलेशन में। वो ये नहीं चाहता कि न्यूक्लियर मिसाइल बने या न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए और उनको उनका इस्तेमाल करे, टेस्ट करे, ऐसा नहीं चाहता है। लेकिन उसका एक न्यूसेंस वैल्यू है नॉर्थ कोरिया का। और जो जो मैं बार बार कहता हूँ पाकिस्तान के बारे में कि इन दोनों का न्यूसेंस वैल्यू है। ये अपने इस न्यूसेंस वैल्यू को फॉरेन पॉलिसी में, इंटरनेशनल रिलेशंस में कन्वर्ट करते हैं। कभी वो सफल होते हैं, कभी असफल होते हैं। ट्रंप का समय हमने देखा है कि उन्होंने किम जोंग उन से दोस्ती करनी चाहिए, उनसे मिले,
लेकिन बात नहीं बनी, बात वहीं की वहीं रह गई। तो इससे दोनों का फायदा तो है, लेकिन इस समय रूस को नॉर्थ कोरिया की ज्यादा जरूरत है, न कि नॉर्थ कोरिया के। और एक दूसरे शब्दों में भी देखें, अगर ये ट्रांजैक्शनल कैश एंड कैरी नहीं भी होगा, तो इस समय जैसा मीडिया बताती है, दुनिया बताती है कि नॉर्थ कोरिया में अकाल पड़ा है, वहां अनाज की कमी है और कैश की कमी है, पैसे नहीं है उनके पास। तो इन सब चीजों के लिए वो इस टाइप की क्लैंडस्टीन एक्टिविटीज कर सकते हैं, इनमें इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। किम का विदेश दौरा शुरू हो उसके पहले ही रद्द होने की चर्चा भी शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि पूरा प्लान सीक्रेट था, लेकिन लीक होने के बाद किम इसे रद्द भी कर सकते हैं। इस दावे में कितना दम है? देखिए, किम जोंग उन पैरानॉइड है। पैरानॉइड मतलब वो भीड़ से डरते हैं, ऐसी जगहों पे नहीं जा, और अपनी सिक्योरिटी को लेके बहुत चिंतित रहते हैं। एक एंजाइटी उनको, और वो पूरी दुनिया जानती है। उनकी एक बख्तरबंद ट्रेन है, वो प्लेन से भी नहीं सफर करते, बख्तरबंद ट्रेन है जिससे वो सफर करते हैं। वो जैसे पिछले बार व्लादिवोस्तोक गए थे, शायद इससे इस बार जाना होगा तो उसी से ट्रैवल करेंगे। लेकिन ये सही है कि आजकल कोई भी मूवमेंट, चाहे ट्रेन हो या बस हो या ट्रक हो, उसको डिटेक्ट किया जा सकता है उपग्रहों से। तो लेकिन हो सकता है टाइमिंग चेंज कर दें, उसके समय चेंज कर दें। लेकिन अगर अमेरिकन इंटेलिजेंस का इंफॉर्मेशन है, और जॉन किर्बी जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये विजिट होने जा रही है। तो मुझे लगता है ये विजिट होगी। और जहां तक ट्रैवल का है, ऐसा नहीं होगा कि रूस उन, उन, उन उसके उनके जान के खिलाफ होगा, या दुनिया की कोई अन्य शक्ति उनकी जान के खिलाफ होगी, और वो उनकी हत्या, जो उनको सबसे ज्यादा डर होता है। तो मुझे लगता है कि वो जाएंगे, आज कल परसों एक डेट नहीं होगा, लेकिन वो जब वो वापस आ जाएंगे शायद, तब उसकी फोटो या उसको पब्लिक किया जाए। दौरे से जुड़ी अपडेट्स पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेता हूं। शुक्रिया। शुभ रात्रि।